फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रेहान गुल। नाज़रीन, आज हम जिस इशू पर बात करने जा रहे हैं वो गुज़िश्ता दिनों में दिन गुजरने के साथ साथ मज़ीद संजीदा होता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं आज चाइल्ड लेबर के हवाले से। हुकूमत की जानिब से 14 जनवरी 2016 को एक ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया, जिसके बाद ये दावा किया गया कि इस ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाहौर समेत पंजाब भर से चाइल्ड लेबर और बॉन्डेड लेबर का खात्मा किया जाएगा और पहले मरहले पर भट्टों पर छापे मारे जाएंगे। हुकूमत की जानिब से कार्रवाइयों के बाद भट्टा मालकान की जानिब से भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया और एहतजाज की कॉल देते हुए पंजाब भर के भट्टे बंद कर दिए गए। इस सारे तनाज़े की वजह क्या है, चाइल्ड लेबर ऑर्डिनेंस को किस तरह अमल दरामद कराया जा सकता है और भट्टा मालकान इसके लिए क्या राय हमवार करते हैं, ये हम जानेंगे आज के इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, भट्टा मालकान और हुकूमती जंग में जो सबसे ज़्यादा लोग सफ़र हुए, जिनको सामना करना पड़ा मुश्किलात का, वो यकीनी तौर पर भट्टा मुलाजमीन थे, जिन पर एक तरफ हुकूमत ने ये पाबंदी लगाई कि यहाँ पर उनके बच्चे काम नहीं करेंगे, तो वहीं पर जो भट्टा मालकान है उनकी जानिब से जब हड़ताल की गई तो यकीनी तौर पर उनका रोज़गार भी मुतासर हुआ। मैं इस वक्त भट्टे पर मौजूद हूँ जहाँ पर इनके काफ़ी भट्टे हैं और इन पर यकीनी तौर पर हज़ारों मजदूर यहाँ पर काम करते हैं, क्योंकि अगर सिर्फ एक औसत दर्जा भी रखा जाए तो एक भट्टे पर तकरीबन 100 के करीब या 150 के करीब जो है मुलाजमीन काम करते हैं। इनके साथ उनकी फैमिलीज भी रहती हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बात करेंगे जो भट्टा मुलाजमीन है कि असल में ये जब सारा मामला हुआ, हुकूमती लोग यहाँ पे आए, छापे पड़े, या जो भट्टा मालकान के उनकी जानिब से जब ये इतलात आई, उनके सामने जो हड़तालें की गई, तो फिर इनका क्या मौक़िफ़ रहा, ये किस हद तक हुए। सलाम भाभी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितनी देर तो काम कर रहे हो भट्टे थे? मैनू जी कम सो कम नहीं तो मेरा ख्याल है 30 साल तो ज़्यादा हो गए काम कर। अच्छा, तो ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ हुकूमत ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਛਾਪੇ ਛੁਪੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਨਮਨ ਦੱਸੋ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ % ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਵੀ 7-8 ਸਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦਾ, 15 ਸਾਲ ਦਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ 5-6 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਨਾ, 7 ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਲਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 1000 ਇੱਟ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹ नहीं है अच्छा, मतलब तेज नहीं है, तो फिर वो 500-400 ही काट दें। अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕੂਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੀ ਭੱਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? नहीं जी, पैसे की वजह तो नहीं, मजबूरी होंदी है कि ਕੀ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਹੋਰ ਪੱਠਾ ਮਾਰ पेट नहीं पूरा होता जी, एक बंदा करे काम तो ਅੱਛਾ। एक बंदा काम करे तो फिर पेट नहीं पूरा होता, 3-4 नाल बच्चा भी लगा 1000 ਇੱਟ ਬਣਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪੇਟ ਪੂਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। 20 ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੇਟ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹਫਤਾ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਨਾਲ ਵੱਧ। ਅੱਛਾ, ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਈ ਦਿੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਦਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? ਤਕਰੀਬਨ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 10 ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ 10 ਸਾਲ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ੇਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾਣਾ? ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਮਸੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਨੇ,
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣੇ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਫਰੀ ਹੈ, ਤਾਲੀਮ ਫਰੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ? ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ? ਸਾਡਾ ਇੰਜ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਅਸੀਂ 2-10 ਸਾਲ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਨਾ ਬਣੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਪਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੀ ਮਾਲਕ ਨਾ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇਲਾਕੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹੇ? ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕਰਨੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪੇ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੇ ਰਹਿਣ? ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਹੂੰ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਸੂਤੇ ਨੂੰ ਬਾਜ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 8 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਲਾਂਗੇ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ। ठीक हो गया। हाँ, ये गुफ्तगू आपने सुनो, ये तमाम वो मज़दूर हैं जिनका कहना है कि वो मजबूरी के तौर पे काम करते हैं। कोई भी शख्स ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे यहाँ पर काम करें और उसके जो नस्लें हैं वो यहाँ पर काम करें। सबसे इसमें बड़ी बात ये भी है कि ये लोग इस चीज़ के लिए विलिंग है और इस चीज़ पर आमादा हैं कि जो उनके बच्चे हैं उनको यहाँ पर पढ़ाया जाए, उनको तालीम दी जाए, लेकिन जो सहूलियात उनको यहाँ पर मुयसर नहीं होती। क्योंकि ज़्यादा इसमें एक बड़ा एलिमेंट ये भी है कि चूँकि ये ज़्यादा लोग जो हैं वो कई ऐसे मजदूर हैं जिनके ख़ानदान जो है जनूबी पंजाब के इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं, दूर दराज से ये लोग आते हैं और इनका जो सबसे बड़ा मसला होता है वो माइग्रेंट्स होते हैं, हिजरत कर जाते हैं मौसमी के हिसाब से। अगर ज़्यादा गर्मी है तो यकीनन उसमें भट्टा नहीं चल सकते। और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं क्योंकि ये जो बेसिकली भट्टी इंडस्ट्री है यहाँ पर मुख्तलिफ जो आप इनको डिपार्टमेंट्स कह सकते हैं कि जहाँ पर जो तैयारी की जाती है, ईंटों की तैयारी की जाती है, यहाँ पर कुछ कच्ची ईंटें भी तैयार की जा रही हैं और जो मज़दूर यहाँ पर काम कर रहे हैं उनसे भी यहाँ पे मज़ीद बात कर लेंगे कि असल में मसला क्या था और जो बच्चे यहाँ पर काम कर रहे हैं उनका क्या इशू है। भाई आपकी क्या उम्र है बच्चे आपकी? 17 साल 17 साल? यार वैसे लगते नहीं हो तुम 17 साल के हैं। पक्की गल है 17 ही? जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? 4 साल हो गए। 4 साल। 4 साल? तो 13 साल की उम्र तो काम कर रहे हो। हाँ जी। तो पढ़े क्यों नहीं? नहीं जी पढ़े। क्यों वजह की पढ़ क्यों नहीं सके? बस नहीं कम कर रहे फिर नहीं पढ़ सकते। नहीं पढ़ सके? कभी कोशिश भी नहीं की थी कि यार स्कूल जाइए, कोई 4 क्लासा पढ़ लिए, कोई तालीम आ नहीं जाए? जी कोशिश नहीं है। कोशिश की थी नहीं बिल्कुल ही? नहीं अच्छी होती नहीं कोशिश। कभी वालदा ने भी नहीं किया? वालदेन ने की। वालदा ने किया तो अपना ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ? ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਆ ਕੋਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੇ ਕਦੇ। ਇਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ 10 8 9 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲਾ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਸੀ ਅਸੀਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 12 ਭੈਣ ਭਾਈ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ। 7 ਭਾਈਆਂ ਚ 5 ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਣੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਜੇ ਆਟਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਮੁxtਲਿਫ ਹਲਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਬਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੇਸ਼ਗੀ ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ? ਜੀ ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਪੇਸ਼ਗੀ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਮਸੇ ਰੋਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰਨ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਜਾਂ ਭਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਗਿਰੇਵਾਂ ਤੋਂ ਫੜਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪ ਦੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤੀ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਮੇਰੇ ਹੁਣ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਛੋਟੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ 7 ਸਾਲ ਵਾਲੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੱਠਾ ਬਦਲਣਾ। ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਣ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਮਸ਼ੀਰਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਜਵਾਨ ਹੈ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 1000 ਰੁਪਏ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਣਗੇ, ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਆਖਾ ਲਾਲਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਖਾਈ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਸਕੂਲ ਪਾਓਗੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲੇ ਪਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਪੱਲੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਾਇਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਿਆ। ਹੁਣ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ 20 ਰੁਪਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ 20 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ।
ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵੇਰ ਕੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲਿਓਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਲਸਣ ਸਭ ਕੁਝ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਪਿਲਸਣ ਉਹ ਕਾਓ ਰੇਜ਼ਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ नाज़रीन गुफ्तगू आपने सबकी सुनी। पेशगी के कुछ जो इन मज़दूरों की नज़र में है वो असल में ये कहते हैं कि इनकी मजबूरी में जो वो कर्ज़ लेते हैं और फिर उसको उतारने के लिए उनको वहाँ पर मजबूरी के तौर पे काम करना पड़ता है। एक हुकूमत की जानब से दावा किया जाता था कि जो भी बच्चा स्कूल जाएगा उसको वजीफ़े के बाद में पैसे दिए जाएंगे, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि कई महीनों से जो उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं लेकिन 1 रुपया भी नहीं दिया गया और तमाम जो खर्चा वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से एक तरफ तो वो खर्चा कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो उस बच्चे को काम से उठाया गया और उसके बाद में जो उनका माशी नुकसान है वो उसके अलावा है। मज़ीद भी जो मामलात हैं हम बात करेंगे, जो हुकूमती टीम है उनसे भी बात करेंगे और यकीनी तौर पर जो भट्टा मालकान है उनका भी मौक़िफ़ जानेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले चाइल्ड लेबर के हवाले से बात कर रहे थे। आपने भट्टा मालकान का मौक़िफ़ सुना, जो भट्टा मज़दूर हैं, जो मजदूरी करते हैं, जो बच्चे हैं, उनकी बातें सुनी। इस वक्त हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सूबाई वज़ीर मेहनत राजा इशफाक सरवर। क्या साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चाइल्ड लेबर ऑर्डिनेंस का इजरा किया गया तकरीबन अब 2 माह होने को हैं। इस दौरान कार्रवाइयाँ भी की गई, कई बच्चे स्कूलों में भिजवाई भी गई। तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमती अचीवमेंट्स क्या रही हैं और अब तक आपकी कैंपेन जो है वो किस हद तक कामयाब जा रही है? देखिए जी, कैंपेन से पहले एक तो जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज़ कर रहा था कि इसके बेहतर जज आप एज ए मीडिया, पब्लिक इन जनरल और जो लोग देखने वाले हैं, जो बार यकीनन जो अवाम है वो इसके बेहतर जज हो सकते हैं। मगर एंड जो सबसे बड़ी बात थी वो परसेप्शन की थी, जो इसको प्रोजेक्ट किया गया लोकली एंड इंटरनेशनली हर फोरम पे। तो यकीनन जो चीफ मिनिस्टर ने ये कदम उठाया वो आसान कदम नहीं था, बड़ी जुर्रत से, बड़ी दलेरी से उनने ये कदम उठाया और ख़ाली इस अपनी मुल्क की जो इज़्ज़त है, जो मुल्क की रिप्यूट है नेशनली और इंटरनेशनली, उसको मरूज़ ख़ातर रखते हुए तो उसके तो बड़े खुशाइंद रिज़ल्ट्स आए। 31 जो सबसे बड़ी जो बात है कि बच्चों को स्कूल में इनरोल करना, सो उसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है, सोशल वेलफेयर भी, लिटरेसी डिपार्टमेंट भी इन्वॉल्व है। सो उसमें सारे डिपार्टमेंट, चीफ मिनिस्टर ख़ुद स्टेयर कर रहे हैं उस कमेटी को, जिसके 4 मिनिस्टर्स, चीफ सेक्रेटरी, आईजी, सारे उसके मेंबरान हैं। सो बड़ी हाई प्रोफाइल, और उसी वजह से बिकॉज़ इतने जो इन्वॉल्व हुए और इस लेवल पे इसको देखा जा रहा है तो 31,000 बच्चे आज तक इनरोल हुए। स्कूल टाइम में यकीनन ये दिन का काम है। सो अब जब बच्चे इनरोल होंगे और बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो यकीनन वो मज़दूरी नहीं करेंगे, और मज़दूरी 14 साल से कम उम्र जो ऑर्डिनेंस था और वैसे भी जो कानून है वो 14 साल से कम उम्र बच्चे को लेबर नहीं करनी चाहिए। उस बच्चे की ग्रोइंग एज है, उस बच्चे को, हमारे पर थोड़े प्रॉब्लम्स हैं। हम इस चीज़ को इनिशियली चीफ मिनिस्टर साहब ने डीपीओज़ को, जो डीसीओज़ हैं, फिर तहसील के एसीज़ और डीएसपीज़, एएसपीज़ हैं, उस लेवल पे इस चीज़ को उनको रिस्पॉन्सिबल बनाया, क्योंकि उन्होंने खाली ये लेबर डिपार्टमेंट तक नहीं छोड़ा कि जी लेबर डिपार्टमेंट पिक एंड चूज़ ना करे। सो उनने इन सारों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया और उनने कहा कि आप ख़ुद विज़िट करेंगे। उनने विज़िट किया तो इसमें काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। और जो कानून पास हुआ, जो भट्टा मालकान है, मेरी आज भी मीटिंग थी भट्टा मालकान के साथ, आए हुए थे उनके सदर न्याजी साहब और मेयर साहब जनरल सेक्रेटरी तशरीफ़ लाए हुए थे। सो हमने उनके साथ राब्ते में, उनका हमेशा से ये रहा था डिमांड कि हमें एग्रीमेंट होना चाहिए। जो पेशगी है वो मांगते हैं, हमें देनी पड़ती है। हमने इस कानून में लीगली उसको 6 माह की जो तनख्वाह है उसको एडवांस देने का, पर मगर हर चीज़ ऑन पेपर एग्रीमेंट होना ज़रूरी है। और फिर उस एग्रीमेंट के ज़रिए
उनको वो प्रोटेक्शन जो लेबरर को भी ज़रूरत है और जो एम्प्लॉयर को भी यकीनन एक एग्रीमेंट के ज़रिए अगर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है एम्प्लॉयर की, मालिक की, तो वो एक्सप्लॉयटेशन भी नहीं होनी चाहिए। रियाज साहब एक थोड़ी मैं आपको कट कर रहा हूँ कि एक जो मेन इशू इसमें सामने आया ऑर्डिनेंस में, वो एक वजह ये भी थी कि जब आपने ऑर्डिनेंस लेके आए फौरी तौर पर कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। इस चीज़ को यहाँ तो नज़रअंदाज कर दिया गया कि जब आप किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उन बच्चों को उठाएंगे, तो वो बच्चे जो वालिदैन के साथ काम कर रहे हैं तो उनके कहीं ना कहीं उनकी इकोनॉमी डेवलप कर रहे हैं, उनकी माशियत में हिस्सा बन रहे हैं, रोज़मर्रा की उनकी दिहाड़ी ज़्यादा लग रही है। तो आपने जो वादा किया वजीफ़ा देने का 1000 रुपया जो है आपने 1 माह में देना है, तो अव्वल तो अभी तक वो दिया नहीं गया। तो क्या ये बेहतर नहीं था कि आप इस ऑर्डिनेंस पे इम्प्लीमेंटेशन से पहले वो पॉलिसी वज़ा करते ताकि फिर इतनी आवाज़ें ना उठती और लोगों को फिर फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम ना होती? अच्छा जी, एक तो जो आपने बात की कि इनको खाली 1000 नहीं है, इसमें 2000 इनिशियली हर बच्चे के वालिदैन को दिया जाएगा। फिर यकीनन जो आपने बात की कि उनके इनकम में यकीनन उस बच्चे की तरफ जो लेबर कर रहा होता है उस हिस्सा डालते हैं, यकीनन उससे वो जो 1000 ईंट की जगह जो कॉन्ट्रैक्ट शायद 1500 ईंट हो जाती हो या 1200 1300 जो भी ईंट होती हो, यकीनन उससे इनपुट काफ़ी होती है। तो 2000 इनिशियली प्लस 1000 माह वो 1 अप्रैल से शुरू होगा, क्योंकि उसकी जो यकीनन फॉर्मेलिटीज़ हैं वो जो कानूनन उसको हमें कानूनी शक्ल देने में जो टाइम लगा है वही लगा है। फिर इसके साथ साथ ये नहीं, इसके साथ हम उनको यूनिफॉर्म्स भी दे रहे हैं, और जो यूनिफॉर्म्स विल बी सरप्राइज कि चीफ मिनिस्टर ने अपने लेवल पे उन यूनिफॉर्म्स को अप्रूव किया, शूज़ तक। मगर उनने जब कहा ना जी कि इसमें हम लोगो लगा दें, तो चीफ मिनिस्टर ने कहा ये नहीं, लोगो कोई नहीं लगाना कि बच्चे कॉम्प्लेक्स्ड होंगे और बच्चों को कॉम्प्लेक्स भी नहीं होने, डिस्क्रिमिनेशन सी। सो वो उनने उस चीज़ को डिस्कार्ड किया। इनको स्टेशनरी दी जाएगी, इनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस होगी। इन सारी चीज़ों पे इनिशियली रफ़ एजेस हैं, पर एक जब ये सिस्टम का हिस्सा बन गई, मैकेनिज़्म इसका पूरा मुकम्मल हो गया, तो यकीनन ये मालकान के लिए भी अच्छा होगा और मज़दूरों के लिए भी अच्छा होगा। जो मालकान की एक्सप्लॉयटेशन होती है हमेशा बिला वजह, कई दफ़ा कई मालकान ख़ुद इस चीज़ को नहीं चाहते इनकरेज करें, मगर इसका लॉन्ग टर्म ये तो शॉर्ट टर्म मेजर्स चीफ मिनिस्टर ने लिए बिकॉज ऑफ लॉट ऑफ प्रेशर्स जो हमें और मुल्क के हवाले से हमारे मुल्क पे जो एक बदनामी का एक वेदर इट वाज राइट और रॉन्ग या इस स्केल का था। एनजीओज भी तो क्रिएट कर देती हैं ना, मतलब हाइप क्रिएट कर देती हैं और मतलब एंटी पाकिस्तान। यकीनन देयर आर गुड एनजीओज आल्सो एंड देयर आर एनजीओज व्हिच आर नॉट गुड। सो मैं इसी तरह हम में कहीं अच्छे लोग हैं कहीं बुरे लोग हैं। सो इसमें आप एक जनरलाइज चीज़ को नहीं कर सकते, गुड एंड बैड हर जगह होते हैं, मगर इसमें एक्सप्लॉयटेशन थी। मगर इसका लॉन्ग टर्म है। एक तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो हमारा है एक महकमा, उसमें चाइल्ड जो अंडर एज होगा उसमें उस कानून के तहत पेरेंट्स भी रिस्पॉन्सिबल। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो वो बच्चे को लेते हैं जो बच्चे से मजदूरी करा रहे हों, और उसमें पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल। हम उसको भी देख रहे हैं। हम इसको भी देख रहे हैं कि मैकेनिकल जो भट्ठे हैं बखर में लगे हैं, यहाँ गुजर खान के पास एक भट्ठा बंद पड़ा है। मेरे सेक्रेटरी साहब जो नए आए हैं उनको मैंने गुजारिश की, और वो बल्कि परसों जाते हुए वहाँ जाएंगे और फिर बखर वो और मैं दोनों जाएंगे, जाके इन मैकेनिकल जो भट्ठे हैं इनको विज़िट करेंगे। हम सारे वो मेजर्स उठा रहे हैं, और इसकी सबसे हमारी जो बुनियादी वजह वो ये है कि चाइल्ड और बॉन्डेड लेबर को ख़त्म होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जावेद इशफाक साहब, हमारे साथ मौजूद थे सूबाई वज़ीर मेहनत, जो पहले तफसीलन बता रहे थे हुकूमती कामों के हवाले से जो चाइल्ड लेबर ऑर्डिनेंस हैं उस हवाले से की गई हैं।
राजेश फाग साहब का कहना है कि जो उंगलियां उठाई जाती हैं कि वजीफ़ा नहीं दिया गया तो यकीनी तौर पर उसकी कुछ जो चीज़ें मैकेनिज़्म एक सेट करना था तो 1 अप्रैल से वो भी दिया जाएगा और उसके बाद ना सिर्फ के स्कूल यूनिफॉर्म बल्कि किताबें देने का भी उन्होंने हुकूमती सतह पर वादा किया कि वजीफ़े के साथ साथ वो भी दी जाएंगी। आपने हुकूमती मौक़िफ़ भी जाना, भट्टा मालकान की बात सुनी, भट्टा मजदूरों की बात सुनी। उम्मीद है कि जो भट्टा मालकान की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है हुकूमत उनकी बात सुने भी ताकि एक दरमियानी रास्ता निकले और इसी तरह जो भट्टा मजदूर हैं उनको और जो उनके बच्चे हैं उनको भी उनका असल हक मिल सके।